हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से अपने एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अब तो आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुका है, 16 जून के बदले अब वो होने वाला है 18 जून को। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जैसा कि आप सबको पता है कि दिसंबर 2023 के पीवाईक्यू के सीरीज़ को हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग ने अब तक यूनिट 9 तक कवर कर लिया है और आज हम लोगों का है जो आखिरी यूनिट हमको देखना है, दैट इज़ यूनिट नंबर 10, जो कि आपका रिलेटेड है किससे, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, यूनिट 9 तक के वीडियोस को नहीं देखा है, तो पहले जाके आप लोग उनको चेकआउट करिए। उसके बाद ही आप लोग ऐसे सीरियल वाइज पढ़ेंगे, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगे और यूनिट वाइज आप चीज़ों को सीक्वेंस के साथ कवर करते रहिए। ठीक है। तो यूनिट नंबर 10, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में डिस्कशन। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूर से एक बात बताना चाहूँगा कि प्यारे बच्चों, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा और आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो इस वीडियो से, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आज की यूनिट नंबर 10, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को। और आप लोग भी आंसर ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी यूनिट से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डीम्ड टू बी डिविडेंड फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कहा गया है प्यारे बच्चों कि ऐसा कौन कौन से चीज़ों को हम लोग डीम टू डिविडेंड के कैटेगरी में लेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है ना, इनका अंडर द हेड्स ऑफ इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि डिविडेंड इनकम तो हमारे अदर सोर्स का ही इनकम है। तो डीम्ड डिविडेंड, तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि ये डीम्ड डिविडेंड जो है, ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि ये डीम्ड डिविडेंड का सेक्शन क्या है, क्या आप लोगों को पता है? तो डीम्ड डिविडेंड का सेक्शन जो है हमारा, वो है सेक्शन नंबर 22, सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन 22E। इस सेक्शन में आप लोगों को डीम्ड डिविडेंड के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तो डीम्ड डिविडेंड में सेक्शन 2 सब सेक्शन 22E में किसे किसे डीम्ड डिविडेंड कहा गया है? तो कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कंपनी एसेट्स। तो कंपनी के एसेट्स को बेच के अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है हमें, और उस प्रॉफिट को हम लोग शेयर होल्डर्स के रूप को बांट रहे हैं, तो उसे डीम्ड डिविडेंड कहा जाएगा। क्या? पहला हो जाएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो कि किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? टू शेयर होल्डर्स। और ये कहाँ से आया? रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट्स। ठीक है। रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ कंपनीज एसेट्स। ठीक है ना, कंपनी के एसेट्स को बेच के जो प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के बीच में, तो ये हमारा कहा आएगा डीम डिविडेंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 22E के कैटेगरी में। सेकंड बात करेंगे हम लोग, कोई भी हम लोग कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप कोई डिवेंचर या कोई डिपॉजिट के सर्टिफिकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स के बीच में, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट टू शेयर होल्डर्स कहाँ से? फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और कंपनी इस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को या तो डिपॉजिट के सर्टिफिकेट के फॉर्म में या तो डिबेंचर के सर्टिफिकेट के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी डीम्ड डिविडेंड के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद इशू ऑफ बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है ना। तो इशू ऑफ बोनस शेयर
टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए कमेंट आप लोग भी कमेंट करते रहेंगे। कोई भी शेयर होल्डर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन के टाइम पे, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, तो एट द टाइम ऑफ, इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, साथ ही साथ अगर हम लोग कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे, और वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहाँ से हुआ है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कैपिटल बाय कंपनी, रिडक्शन ऑफ कैपिटल बाय कंपनी, ठीक है। साथ ही साथ लोन या एडवांस मेड बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी टू हिट्स शेयर होल्डर फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कोई भी आप लोन और एडवांस दे रहे हैं, ठीक है ना, क्लोजली हेल्ड कंपनी को, टू इट्स शेयर होल्डर, क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से। कोई भी आपका कोई क्लोजली रिलेटेड कंपनी है, ठीक है ना, आपका कोई क्लोजली रिलेटेड कंपनी है, मतलब कंपनी का कोई क्लोजली रिलेटेड कंपनी है, और इस क्लोजली रिलेटेड कंपनी के तरफ से हमारे शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना, इस क्लोजली रिलेटेड कंपनी के तरफ से इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स को अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा हो तो ये भी हमारे डिम्ड डिविडेंड के कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस हिसाब से प्यारे बच्चों हम लोगों का जो आंसर होना चाहिए, आइए देख लेते हैं हम लोग आंसर्स को। तो पेमेंट टू शेयर होल्डर और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर टू शेयर होल्डर, तो बी सी हो जाएगा। लोन ग्रांटेड टू शेयर होल्डर इन दी ऑर्डिनरी, नहीं, इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद लोन ग्रांटेड टू शेयर होल्डर बाई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, ये क्या, ये हो जाएगा लोन ग्रांटेड टू शेयर होल्डर, हम कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है वो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, वो अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से हमें कोई लोन्स और एडवांसेस कर दे रहा हो, ठीक है ना, तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं ट्रीट हो जाएगा डीम डिविडेंड के कैटेगरी में। तो बी सी ई, तो बी सी ई इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप लोग यहाँ से जो मैंने लिख दिया इसको भी आप लोग एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अलाउएबल डिडक्शन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही केवल एंटरटेनमेंट अलाउंस में डिडक्शन मिलता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन से सेक्शन के अंडर में यह डिडक्शन हम लोगों को मिलता है? क्या आप लोग इस चीज़ को बता सकते हैं? तो याद होगा आप लोगों को सेक्शन 16 क्लॉज 2, इस सेक्शन के अंतर्गत हम लोगों को क्या मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस में डिडक्शन, ठीक है ना। एंटर, और वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है सर, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, 1/5 ऑफ सैलरी, 1/5 ऑफ सैलरी, सैलरी एक्सक्लूसिवली ऑफ एनी अलाउंसेस बेनिफिट और परक्विजिट। एक्सक्लूसिवली मतलब कि इनको छोड़ के, किसको छोड़ के, एक्सक्लूसिव ऑफ एनी अलाउंस बेनिफिट, बेनिफिट और परक्विजिट, परक्विजिट, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा 5,000 रुपये,
तो इन तीनों में से जो कम हो, क्या है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इस हिसाब से हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे, लोअर ऑफ 1/5 ऑफ बेसिक पे ऑफ सैलरी और 5,000 और एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव। सही बात है, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव लोअर ऑफ 1/5 ऑफ द सैलरी, और सैलरी में ये सब एक्सक्लूसिव छोड़, ये सब चीज़ों को छोड़ के कोई अलाउंसेस, कोई बेनिफिट, कोई परक्विजिट, और 5,000 रुपये। ठीक है, ये तो मैं सेकेंड वाला, ये वाला क्या है, फर्स्ट वाला लोअर ऑफ 1/4, 1/4 तो आएगा नहीं, 1/5 ऑफ सैलरी और एंटरटेनमेंट ये देखिए इनकम्प्लीट हो गया। लोअर ऑफ 1/4, 1/4 लिख के पहले ही गलत कर दिया, तो आंसर सेकंड आप लोगों का करेक्ट है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था ये वाला तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन आप लोगों से दिया हुआ है सामने कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्लब्ड इनटू द इनकम ऑफ मिस्टर क्यू हुज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इज ₹85,000। तो कौन कौन से चीज़ों को हम लोग मिस्टर क्यू के सैलरी में क्लब करेंगे। क्या वो पहला वाला करेंगे, ए ऑप्शन, इनकम फ्रॉम मिसिस क्यूज प्रोफेशन ₹45,000, मिसिस क्यू के सैलरी एज ए क्लर्क 66,000, माइनर सन ने अर्न किया इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन मनी गिफ्टेड टू हिम बाय हिज अंकल ₹15,000। डी है, माइनर डॉटर्स अर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स ₹85,000, या सी ऑप्शन है, माइनर सन विनिंग फ्रॉम लॉटरी ₹1,05,000। तो इनमें से कौन सा होगा। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बता देंगे ज़रूर कि सबसे पहले क्लबिंग, अगर हम लोग स्पाउस की बात करें, ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें संक्षेप में बताऊंगा समराइज फॉर्म में। तो अगर हम लोग स्पाउस की बात करें, ठीक है, तो स्पाउस की बात करें, देखो स्पाउस की सैलरी तब नहीं क्लब होगी अगर ये क्वालिफाइड है, ये क्वालिफाइड है, तब इनका सैलरी क्लब नहीं होगा। ठीक है ना, उनके हस्बैंड के सैलरी में। ठीक है ना, हस्बैंड का वाइफ में, वाइफ का हस्बैंड में, स्पाउस का मतलब यही हो गया। ठीक है, तो आप लोग चीज़ों को शॉर्टकट में समझिए। तो अगर मान लीजिए कि कोई हस्बैंड है, यहाँ पे मिस्टर क्यू हस्बैंड है, मिसिस क्यू वाइफ है। ठीक है, तो अगर मिसिस क्यू यहाँ पे क्या है, क्वालिफाइड है, उनके पास भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो तब उनका इनकम क्लब नहीं होगा, उनका इनकम उनके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तो ये तो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो बात ये आता है कि स्पाउस अगर क्वालिफाइड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब, और नहीं है क्वालिफाइड तब उनका क्लब हो जाएगा। पर अपने सवाल में ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। अब ये मेंशन करना पड़ेगा कि मिसिस क्यू जो है, मिसिस क्यू जो है वो क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है ना, नॉट क्वालिफाइड, ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। अन्यथा हम लोग ये मान लेंगे कि मिसिस क्यू जो है वो क्वालिफाइड है। तो प्यारे बच्चों, मिसिस क्यू अगर क्वालिफाइड है तो ये टैक्स उनके हैंड में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ये उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो इनकम फ्रॉम मिसिस क्यूज प्रोफेशन, ये हिंदी टैक्स इन द हैंड ऑफ मिसिस क्यू, टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड ऑफ मिसिस क्यू, इन द हैंड ऑफ मिसिस क्यू। ठीक है ना, मिसिस क्यू। ठीक है, मिसिस क्यू सैलरी एज ए क्लर्क, तो ये भी वही बात हो गई कि मिसिस क्यू क्वालिफाइड है, हम यही मानेंगे क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं है कि मिसिस क्यू क्वालिफाइड नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगा। माइनर सन अर्न इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑफ मनी गिफ्टेड, तो देखिए मनी गिफ्टेड है यहाँ पे, तो इनकम ऑफ ए माइनर, माइनर का इनकम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लब हो जाएगा, सी वाला क्लब हो जाएगा। अब देखिए माइनर के केस में कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है ना, माइनर अगर अपने टैलेंट, स्किल, नॉलेज को इस्तेमाल करके कोई भी कमा रहा है पैसा, तो वो हम लोग क्लब नहीं करेंगे उनके पेरेंट के इनकम में। ठीक है, बट अगर इनकम ऑफ ए माइनर है, उसके किसी डिसेबिलिटी के कारण, जो कि सेक्शन 80U में बताया गया है, तो भी वो प्यारे बच्चों क्लब नहीं होगा। ठीक है, तो अगर माइनर क्या है, अपने टैलेंट से, अपने स्किल से, अपने नॉलेज से कोई पैसा कमा रहे हैं,
ठीक है, तब उनका इनकम उनके पेरेंट्स के इनकम में क्लब नहीं होगा प्यारे बच्चों। साथ ही साथ अगर उनको कोई डिसेबिलिटी के लिए पैसा मिल रहा है, डिसेबल है, एज पर सेक्शन 80 यू के अनुसार वो डिसेबल पर्सन है, ठीक है, तो भी उनका इनकम क्लब नहीं होगा पेरेंट्स के इनकम में, ठीक है। बट यहाँ पे तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो हम लोगों ने गिफ्ट से हमें पैसा मिला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। माइनर डॉटर इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स, देखिए ये तो इनके टैलेंट के वजह से हो गया ना। तो अभी मैंने क्या कहा कि आपके टैलेंट के वजह से अगर आपको कोई पैसा मिल रहा है तो वो आपके पेरेंट्स के इनकम पे क्लब नहीं होगा। माइनर सन विनिंग लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ठीक है ना, तो लॉटरी से जीत गया तो ये आपका कोई स्किल टैलेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी कि सी और ई वाला जो इनकम है ये हमारे पेरेंट्स के इनकम में क्या होगा, क्लब होगा, बाकी कोई भी इनकम क्लब नहीं होगा। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी सेलर हु रिसीव एन अमाउंट एक्सीडिंग डैश एज कंसिडरेशन टू सेल ऑफ मोटर व्हीकल shall collect tax at the rate of 1% of the sales consideration from the buyer at the time of receipt of such amount। तो कितने अमाउंट पर हम लोग क्या करेंगे कि अगर मोटर व्हीकल इससे ज़्यादा अमाउंट का हम बेचेंगे तो हमको 1% का टैक्स कलेक्ट करना होगा, यानी कि यहाँ पे टीसीएस की बात की जा रही है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की बात की जा रही है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये इसके बारे में चर्चा की गई है सेक्शन 206 सी आई 61F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है ना। सेक्शन 206C1F ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में इसके बारे में बताया गया है कि हम लोग कहाँ पे 1% टीसीएस कलेक्ट करेंगे, जब हम 10 लाख से ज़्यादा का मोटर व्हीकल बेचेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मैच द कॉलम से रिलेटेड। तो आइए प्यारे बच्चों, मैच द कॉलम से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने रखा हुआ है क्या कि एग्रीकल्चर लैंड, तो आप लोगों को पता है एग्रीकल्चर लैंड सेक्शन 84B में आता है, ठीक है। सेक्शन 84B इज रिलेटेड टू योर इज रिलेटेड टू आपके लैंड से रिलेटेड है, ठीक है ना, 84B। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोग ए का फर्स्ट भी लगा दिए तो ए का फर्स्ट देख लीजिए कहाँ पे है। तो ए का फर्स्ट आपको पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, सेकंड के पहले यहीं पे दिया हुआ है ए का फर्स्ट, तो इट मीन्स कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप रेसिडेंशियल हाउस पढ़े हैं, ये तो भर भर के सब लोग पढ़े हैं कि बी का फोर्थ, तो वैसे भी देखिए बी का फोर्थ भी यहाँ पे एक जगह ही मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये सेक्शन 54 आई थिंक ऐसा कोई भी स्टूडेंट, ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जो कि नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और उनको रेसिडेंशियल हाउस का सेक्शन नहीं पता है, ठीक है। तो अगर रेसिडेंशियल हाउस की बात है तो वो सेक्शन 54 है, यह आप लोगों को पता है। तो यहाँ से भी आप अपने आंसर को करेक्ट मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज पर दिस सब सेक्शन 8A of income tax act 139 of a person may furnish an updated return of his income from the previous year relevant to such assessment year within dash from the end of the assessment year। कितने दिन के अंदर हमको रिटर्न फाइल कर देना है, क्या आप लोगों को पता है इसके बारे में? सेक्शन 139(8)A के बारे में जो बोला गया है, तो आप लोगों को देखिए ये जो यूनियन बजट आया आया था हम लोग का, कब का यूनियन बजट, 2022, ठीक है ना। तो वहाँ से ये चीज़ क्या हुआ था, अपडेट हुआ था, यूनियन बजट 2022, वहाँ से ये चीज़ अपडेट हुआ था, जो कि स्टिल अभी तक वही रूल है कि यहाँ पे बोला गया है कि 24 महीने के अंदर, कब तक, 24 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रिटर्न को अपडेट कर देना चाहिए। फर्निश एन अपडेटेड रिटर्न ऑफ हिज इनकम फ्रॉम द प्रीवियस रिलेवेंट ऑफ सच असेसमेंट ईयर विद इन 24 मंथ, ठीक है। सीधा सीधा सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर of applicable TDS rate of the financial year 2023-24। तो 2023-24 का आप लोगों को यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि TDS को काटने का जो रेट है, ठीक है ना, उसको आप लोग क्या करें, सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करें। ये भी एकदम क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि तो देखिए यहाँ पे
क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग बात करेंगे, देखिए ये चीज़, पेमेंट ऑफ ₹35,000 टू एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर फॉर एंड रिपेयर बाय यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन डी पहले आएगा, तो ऑप्शन डी पहले आएगा, ठीक है। रुपीज़ 35,000 टू एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिपेयर ऑफ यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद 38,000 का फीस प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विस के लिए आप लोग पेमेंट करेंगे। 38,000 देखिए कहाँ है, पेमेंट ऑफ ₹38,000 एज फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज, तो डी ई पहले आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद पेमेंट ऑफ 6,55,000 एज ए रेंट ऑफ इंडिविजुअल, क्यों पता है, अच्छा हम लोग ये कर क्यों रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी में यहाँ पे टैक्स को अरेंज करना है ना, टीडीएस के रेट को सिक्वेंशियल ऑर्डर में, तो डी यहाँ पे आप लोगों का जो रेट है वो 1% है, किसके लिए, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए, और अदर्स के लिए कितना है, 2% है। तो 1% 2% वाले पहले आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1% भी हो सकता है, 2% भी। फिर पेमेंट ऑफ 38 प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस के लिए 2% टीडीएस काटा जाता है, तो इसलिए ये आ गया। फिर 2% के बाद आएगा आप लोगों का कितना परसेंट, अब बात करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे जो हम लोगों का दिया हुआ है कि आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं रेंट के लिए इंडिविजुअल ईयर में, तो रेंट पे जो आप लोग का टीडीएस लगता है वो 5%, ठीक है ना। पेमेंट टू 6,55,000, यहाँ पे टीडीएस लगता है आप लोग का 5%। अगर 50,000 से ज़्यादा पर मंथ रेंट आप पे कर रहे हैं, 50,000 पर मंथ से ज़्यादा आप रेंट अगर पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका टीडीएस 5%, तो डी ई ए हो जाएगा ऑप्शन, तो डी ई ए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद चेक डिविडेंड का पेमेंट चेक के द्वारा अगर आप कर रहे हैं, तो डिविडेंड पर टीडीएस काटा जाता है 10% का, तो यहाँ पे टीडीएस काटा जाएगा 10% का, तो डी ई ए सी, ठीक है, डी ई ए सी। और उसके बाद बी, तो आप लोगों को पता है ना कि विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, पजल, इन सब में कितना टीडीएस है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसमें कितना टीडीएस है, तो इसमें सर 30% है, ये तो सबको पता है, क्या कि सर इसमें तो 30% है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चाहे तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी लगा सकते थे कि बी तो दोनों ऑप्शन में मिल रहा है, बस आप लोगों को एक एक कोई ऑप्शन और मैच करना पड़ता, ठीक है ना। जैसे डिविडेंड के बारे में सबको पता होता है, डिविडेंड के बारे में तो आप इतना भी मैच कर लेते तो भी आपका आंसर मैच कर जाता, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, डी ई ए सी बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Mr. X is holding equity share ABC, voting power 26%. Mr. X is working in ABC Limited at a salary of ₹20,000 per month. The other income of Mr. X and Mrs. X are 6 लाख 3 लाख. The gross total income of Mr. X and Mrs. X are, तो कितना हो जाएगा इन लोगों का ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में बात किया गया है, तो जीटीआई, देखिए यहाँ पे जीटीआई निकालना पड़ेगा, ग्रॉस टोटल इनकम सबसे पहले मिस्टर एक्स का निकालेंगे, ठीक है ना। तो मिस्टर एक्स का कितना दिया हुआ है, देखिए ये 2,40,000 हो जाएगा 20,000 के हिसाब से, 12 महीने का 2,40,000 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा ना, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, प्लस करेंगे उसमें आप लोग क्या, अदर इनकम आप प्लस करेंगे, तो 6 लाख रुपए अदर इनकम है, तो इस हिसाब से इनका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 7,90,000 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ग्रॉस टोटल इनकम की हम बात करेंगे मिसिस एक्स का, तो मिसिस एक्स का क्या हो जाएगा, देखिए मिसिस एक्स का तो सैलरी के बारे में यहाँ पे नहीं दिया है, तो मिसिस एक्स का अदर इनकम लेंगे 3 लाख रुपए, बस यही दिया हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7,90,000 और 3 लाख। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये पैसेज दिया है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो पैसेज को आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दे रहा हूँ। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एज पर द पैसेज आर ड्राइविंग फ्रॉम मोर इफेक्टिव मैक्रो पॉलिसी। तो एक बार आप लोग इस पैसेज को जरूर से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस पैसेज को आप लोग जरूर से एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ पहले आप लोगों को, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एज पर द पैसेज आर ड्राइवन मोर इफेक्टिव मैक्रो पॉलिसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक मॉडल आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग एज पर द पैसेज आर द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमिक्स का, तो देखिए पैसेज पढ़ लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बायर बिहेवियर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, फर्म्स बिहेवियर फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, और मार्केट बिहेवियर टू द मोस्ट एफिशिएंट प्राइस। तो ए बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम आप लोगों को कह दिए कि पैसेज एक बार पढ़ दीजिएगा। ठीक है, पैसेज पढ़ लेंगे आप लोगों को पैसेज से पूरा ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पैसेज का ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन एज पर द गिवन पैसेज फॉर द क्राइसिस इन इकोनॉमिक मॉडलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एग्रीगेटिंग द बिलियंस ऑफ माइक्रो ट्रूथ इनटू वन मैक्रो ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसी से रिलेटेड क्या है, मैच द कॉलम है। तो ठीक है, इकोनॉमिक डिफाइंस, तो इकोनॉमिक्स क्या डिफाइन करता है, कैसे मार्केट डिस्कवर करता है मोस्ट एफिशिएंट प्राइस को, ये तो आप लोगों को पता है। लर्निंग ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्रीगेट वेरिएबल। मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल में जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट की हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो देखिए ये तो एक जनरल क्वेश्चन के फॉर्म में ही पैसेज में आ गया। और पिटफॉल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ह्यूमन बीइंग आर रैशनल एंड इंफॉर्मेशन इज फ्री। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन ओनली बैक टेस्ट देयर मॉडल अगेंस्ट द डेटा दैट मे बी क्वेश्चनेबल प्रोविंस। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल एल्यूड द साइंटिफिक मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस विथ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। तो इसका भी आंसर आप लोगों को पैसेज पढ़ने के बाद ही प्यारे बच्चों समझ में आएगा, तो जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग 96 क्वेश्चन, और ये भी पैसेज का ही क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल ऑफ इन्वेस्टिंग टू विच प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री इज कमिटेड हैव रिजल्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आउटकम ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंक्लूसिव और इक्विटेबल इकोनॉमी, ये, और अर्नड द ट्रस्ट ऑफ द ग्लोबल इन्वेस्टर, सी ई इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सी और ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, एजर्शन रीजन। तो प्यारे बच्चों एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस तो आप लोग एक बार पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। वैसे इस आंसर 97 का आंसर जो होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, passage according to the passage which of the following is now been accepted by way of livelihood। तो by way of livelihood तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो PEVC इकोनॉमिक सिस्टम स्पार्क रेनेंस एम्पावरिंग द यंग माइंड टू टेक ए ब्लड लीप, दिस लीड टू ए चार्ज इन द माइंडसेट where entrepreneurship now accept as a livelihood and indeed a proud of way of life। बोल दिया है ना। तो PEVC इकोनॉमिक सिस्टम एज ए कंसिडर्ड लाइवलीहुड के तौर पे इसको कंसिडर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99, in the recent year the focus of private equity and venture capital in India has been based on। तो किस पर बेस्ड है, तो किस पर बेस्ड है, देखिए यहाँ पे दिया होगा, ज़रूर से दिया होगा, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। तो पूरा जब आप पढ़ेंगे इसको तो आपको लोगों को दिखेगा वैल्यू क्रिएशन की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या हो जाएगा, वैल्यू क्रिएशन। और लास्ट हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू पैसेज हैव बीन मेड इंडिया एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है वो। ठीक है, गवर्नमेंट का जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स की फैसिलिटी अब मिलने लग गई हम लोग को, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो ACD इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आप लोगों का इनकम टैक्स का सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2023 के। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे हर कुछ डिटेल में बताया है। पैसेज प्यारे बच्चों एक बार आप लोगों को ज़रूर से पढ़ना होगा। पैसेज जो है करंट इकोनॉमिक सिनेरियो से पूछा जाता है, करंट कोई टैक्स का कोई केस आ गया उससे रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग पैसेज आपसे यहाँ पे पढ़े मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है इनकम टैक्स दिसंबर
2023 के पीवाईक्यू को। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पीवाईक्यू से बहुत मदद मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के साथ, कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ ज़रूर से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिना भूले। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।